हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले सोशल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एज ए मॉडल सेट। तो यहाँ पे आपको एकदम सेम जिस तरह से मॉडल पेपर होता है ना, उसी प्रकार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप 2022 में एग्जाम देने वाले हो मैट्रिक क्लास के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आपको इसको मिस नहीं करना है, एक क्वेश्चन भी मिस नहीं करना, हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना है। तो लेट्स स्टार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सामने यहाँ पे मिलने वाले। तो आपको मैं दो टारगेट दूंगा। एक टारगेट तो है कि 80 में 80 आपको बना के दिखाना है, और दूसरा टारगेट है कि इस वीडियो को 5000 लाइक पार करना है। तो प्लीज यार आप सभी लोग 5000 लाइक पार करेंगे, और जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो ये देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एज ए क्वेश्चन बैंक जिस तरह से आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है। देखिए जो यहाँ पे ऑप्शन टिक किया हुआ रहेगा ना, उस पर आपको नहीं जाना, ठीक है। जो ऑप्शन टिक किया हुआ रहेगा उस पर नहीं जाना आपको। एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया है। देखिए आर्थिक स्वतंत्रता पर दिया गया है, या तो उत्पादन कुशलता पर दिया गया है, या तो फिर अधिकतम लाभ अर्जन पर दिया गया है, या लोक कल्याण पर दिया गया है। तो एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक जो बल दिया गया है लोक कल्याण पर। लोक कल्याण का मतलब हुआ कि जनता का कल्याण, मतलब जनता के लिए भलाई काम करना है सबसे ज्यादा, मतलब सामाजिक अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल यही इसी पे बल दिया गया, लोगों का कल्याण हो, है ना। देखो इसके इंग्लिश में समझ में आ जाएगा आपको, पब्लिक वेलफेयर, है ना। मतलब पब्लिक यानी कि जो लोग है उसका कल्याण हो सके, उसके लिए अच्छा काम हो सके, उस पर ज्यादा फोर्स दिया गया है, ठीक है ना। आगे सवाल पता है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताइए भारतीय योजना आयोग, आपको पता है योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, 15 मार्च 1950 को, ठीक है ना। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसीलिए जो है सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब यह हुआ कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, और इसका नाम अभी बदल के क्या बन गया, नीति आयोग बन गया 1 जनवरी 2015 को। ओके, आगे सवाल देखिए। तो इंग्लिश वाला सवाल आपको देखने को मिलेगा, धीरे धीरे देखिए। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है। जो नरेगा कार्यक्रम है ना, तो उसके पहले ना एम जोड़ दिया गया, यानी कि हो गया मनरेगा, और ये महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो नरेगा है इसमें एम जोड़ देंगे, MNREGA। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा भारत की किस राज्य की व्यक्ति, यानी कि पर कैपिटा इनकम किसका है, गोवा का है। गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, और बिहार का जो है सबसे कम है जी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। पांचवा सवाल है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन है। जो मुद्रा बाजार, भारतीय जो मुद्रा बाजार है ना, उसमें किस प्रकार का ऋणों का लेन देन, मैंने इस सवाल को एक बार और बताया था, है ना। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन है, अल्पकाल या दीर्घकाल या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार का लेन देन है, तो दीर्घकाल होगा, ठीक है ना। दीर्घकाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे सवाल बोलते हैं, इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। देखिए आर्थिक आधारभूत संरचना, ध्यान से देखेंगे, इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना। आर्थिक मैंने बताया था आधारभूत संरचना दो प्रकार का होता है, एक आर्थिक एक गैर आर्थिक, ठीक है ना। तो ये जो वित्त जो देख रहे हैं ना, वित्त ये आर्थिक है। बाकी आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, स्वास्थ्य देख रहे हैं, आप शिक्षा देख रहे हैं, नागरिक देख रहे हैं, ये गैर आर्थिक है। तो याद कर लीजिएगा, सवाल पूछ सकता है कि गैर आर्थिक कौन है। तो तीनों देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, नागरिक सेवाएं गैर आर्थिक है। सेवा और वित्त वगैरह हो गया, क्या हो गया, आर्थिक हो गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं जी, खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच करने के लिए किस मान्यता प्राप्त का चिन्ह उपयोग करते हैं। खाद्य पदार्थ की पदार्थ होता है, जो खाने वाला जो पदार्थ होता है, उसकी अगर शुद्धता की जांच करना है, सही है कि नहीं है, तो उसके लिए एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। तो उसका ये कौन सा मतलब चिन्ह होता है, तो आपको पता है क्या होता है, एग मार्क होता है ना, एग मार्क होता है। अच्छा, हॉल मार्क तो पता है आपको, ज्वेलरी वगैरह जो होता है उसके लिए हॉल मार्क का इस्तेमाल करते हैं ना। चलिए आगे सवाल देखें। तो ऑप्शन नंबर हो गया एग मार्क। नेक्स्ट है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। बिहार का कौन सा नदी जिसकी उत्पत्ति जो है अमरकंटक से हुई है, तो आपको याद रखना सोन नदी की उत्पत्ति जो है अमरकंटक से हुई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। हिंद चीन में जो बसने वाले कोलोन थे उसको क्या कहते थे, यानी कि कोलोन किसको कहते थे, फ्रांसीसी नागरिकों को, है ना। सवाल घुमा के बोलता कि फ्रांसीसी, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था, तो कोलोन कहा जाता था। उसी को उलट के सवाल पूछ दिया गया। ओके, चलिए देखिए सवाल बोलता है, इटली के एक
एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, यानी कि जब इटली का एकीकरण हुआ था तो इनमें से कौन है उसका इसमें जो है कोई भी संबंध नहीं रहा है ना। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली के एकीकरण में कोई भी यहाँ पे नॉट एसोसिएटेड रहा। कौन थे? बिस्मार्क थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए आगे सवाल दिया हुआ है, यंग युद्ध और शांति मतलब वार एंड पीस के पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, वार एंड पीस के पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेखानोव या टॉलस्टॉय या कार्ल मार्क्स या तो तुर्गेनेव। तो कौन है ये? टॉलस्टॉय है। वार एंड पीस के लेखक कौन है? टॉलस्टॉय। चलिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। विश्वव्यापी मतलब पूरे वर्ल्ड में आर्थिक संकट आया था 1929 को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 13 नंबर सवाल क्या बोलता है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। याद करना, बहुत अच्छा सवाल है। और कांग्रेस के बारे में बोला जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोलेगा तो 85 होगा, लेकिन बोला अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो क्या हो जाएगा? 1920 हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखिए, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन से गवर्नर जनरल विख्यात है? मुक्तिदाता, ये भी सवाल बताया हुआ पढ़ा हुआ है। चार्ल्स मेटकॉफ है ना, चार्ल्स मेटकॉफ जो मुक्तिदाता के नाम से भारत में गवर्नर के नाम से जाना जाता है, विख्यात है। ओके, आगे देखिए सवाल दिया हुआ, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? आपको पता है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी, जो गुजरात में पड़ता है, दांडी नाम का एक स्थान चुना था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए आगे सवाल देखिए, बोलते हैं बंगाल के विभाजन कब हुआ था? बंगाल का बंटवारा कब हुआ था? बंगाल का पार्टिसिपेशन कब हुआ था जी? तो बंगाल का पार्टिसिपेशन हुआ था 1905 में। और एक आता बंगाल का निरस्त कब किया गया? बंगाल विभाजन निरस्त कब किया गया? निरस्त, तो निरस्त किया गया था 1911 में, ठीक है ना। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, है ना, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है निरस्त किया गया था, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी? कौन सी घटना हुई थी जिन्होंने महात्मा गांधी जो है कैसरे हिंद उसको उपाधि मिला था? जब 1915 को महात्मा गांधी जो भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, तो महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दिया था अंग्रेजों ने, है ना। अब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 को, तब जो है इन्होंने वापस कर दिया। इसके साथ साथ जो है डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने जो है नाइट की उपाधि वापस कर दिया था, ठीक है, नाइट की उपाधि, ठीक है, ये भी याद रखेगा, उन्होंने भी वापस किया था नाइट की उपाधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन हो गया हमारा जलियांवाला बाग। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई है? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुई थी, इसकी शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? आपको पता सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को ही मानते हैं, तो यही दांडी यात्रा है ना, दांडी यात्रा के टाइम में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू हुआ था, है ना। चंपारण यात्रा तो जानते हैं 1917 हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। आगे सवाल है, विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? आपको पता है सबसे पहले मुद्रण की यानी कि प्रिंटिंग की सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी कहाँ हुई थी? चाइना में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। अगला सवाल आपके सामने हाजिर है कि कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? नेशनल पार्टी कौन नहीं? आपको देखो राष्ट्रीय दल का नाम याद रखना है, आपके पॉलिटिक्स जो किताब उसमें दिया हुआ है, और मैंने भी एक बार वीडियो बनाया था उसको, तो उसको देखना जरूरी आपके लिए हो गया। राष्ट्रीय दल कौन नहीं है? देखिए भाजपा, भारतीय जनता पार्टी है राष्ट्रीय दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये भी राष्ट्रीय दल है, और बहुजन समाज पार्टी ये भी है। राष्ट्रीय जनता दल क्या होता है? आरजेडी, बिहार के पार्टी है, लालू यादव वाला है, लालटेन छाप वाला, है ना। आरजेडी हो गया, जेडीयू हो गया, ये सब क्षेत्रीय पार्टी बोला जाता है, ओके। और बाकी देख रहे हैं ये वाला पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो गया, तृणमूल कांग्रेस वाला हो गया, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया नेशनल पार्टी। आगे बढ़ते हैं, भारत में गणतांत्रिक संविधान ने कब भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? देखिए अंगीकार किया, ठीक है ना, बहुत अच्छा। अंगीकार करना अलग होता है। देखो क्या, व्हाट इज इंडिया एडॉप्ट द रिपब्लिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है कब बन के तैयार हुआ। तो बन के तैयार तो आपको पता ही है ना, 1949 में तैयार हुआ था, लेकिन बन करके अंगीकार कब हुआ था? 26 नवंबर, यानी कि स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1950 को, इसको स्वीकार किया गया था, इसको लागू किया गया था। और 26 नवंबर जो 1949 को जो है बन करके तैयार हुआ था, ओके। सवाल तो खैर उसमें तो ऑप्शन भी नहीं दिया, टेंशन में लेने की बात नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बहुत अच्छा सवाल दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव लोजपा, देखिए लोजपा, है ना जी। बांग्ला छाप देखोगे, है ना, बांग्ला छाप। लालटेन तो जानते हैं आरजेडी, है ना जी। तीर तो जानते हैं
DU। और साइकिल अखिलेश यादव वाला जो है, अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के जो है, उसका क्या पार्टी का नाम है तुम लोग कमेंट करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? सबसे अच्छा पर कौन सा सरकार होता है? राजतंत्र या लोकतंत्र या अधिनायक, अरे बाप रे खलनायक वाला हो जाएगा, अधिनायकवाद कभी नहीं होगा। लोकतंत्र, जो लोकतंत्र सरकार होती है वो सबसे बेस्ट माना जाता है ना जी, लोगों की बातों को सुनता है, लोगों के अधिकार को जानता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो इस सवाल को कभी मिस नहीं करना है। सरपंच जो होता है ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। चलिए आगे सवाल बोलते हैं पे, गोल घर का निर्माण कब हुआ था जी? गोल घर का इस्टेब्लिश कब हुआ था, कब बनाया गया था? अंग्रेजों ने 1786 में गोल घर का निर्माण किया था। किस लिए भाई? अनाज को रखने के लिए। और गोल घर कहाँ है? हाँ जी पटना में है, बिहार की राजधानी पटना में है। आगे सवाल यहाँ पे है, सवाल देखिए क्या बोलता है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? उड़ीसा में है, झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, कहाँ है? तो देखो यार सिंपल सा, राउरकेला कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है जी? उड़ीसा में है, आपको याद रखना है। एक कहता है विश्वेश्वरैया, हाँ वो है कर्नाटक में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स ने इनमें से कौन सी किताब लिखा? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दोनों के जो है, दोनों किताबें जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। ओके, कौन कौन? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दास कैपिटल को बोला जाता है बाइबिलियों का किस अरे उसका बाइबिल के नाम से भी जाना जाता है दास कैपिटल को, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्न में से किस प्रकार, किस संस्था में की गई? मतलब किस तरह का? क्या लोकसभा में महिलाओं को 50% आरक्षित है? आरक्षण है नहीं, राज्यसभा में नहीं, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में 50% जो है आरक्षण हो गया, पूरे इंडिया में हो गया, ठीक है ना। पहले तो कम था, कम ज़्यादा था, पूरे वर्ल्ड इंडिया में हो गया। ग्राम पंचायत के कार्यकाल कितना होता है? देखिए ग्राम पंचायत हो या ग्राम कचहरी हो, है ना, ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अब देखो लोकसभा, एक यहाँ पे याद रखो, लोकसभा का काम जितना, लोकसभा में जितना रहे प्रधानमंत्री उसका 5 साल काम होता है। और राज्यसभा अगर बोला जाएगा राज्यसभा, तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होता है। ये एक अलग से पॉइंट बनता है। ओके, आगे मतलब भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है जी? है ना, हु अलॉट सिंबल्स टू पॉलिटिक्स पार्टी इन इंडिया, कौन अलॉट करता है? तो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन होता है, वही तो देता है ना, वही तो आवंटित करता है कि किसका चुनाव चिन्ह क्या होगा। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था जी? झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ, गठन कब हुआ था? आपको पता है 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। ये 1 नवंबर जो 2 है ना, आपको याद कर लीजिए छत्तीसगढ़ का। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जो अलग हुआ था, ठीक है ना। और 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से जो है झारखंड एक बड़ा सा मतलब अच्छा तरक्की वाला जो है राज्य जो है बन गया। ओके, ऑप्शन डी सी वाला पैटर्न। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया? तो याद कीजिए, देखिए अब यहाँ से 2 सवाल बनेगा कि भाषाओं को भारतीय संविधान में किस अनुसूची में भाषाओं को स्थान दिया गया है? लैंग्वेज को, तो 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज का स्थान दिया गया है। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है जी? 22 भाषा है। सवाल ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भारत में नेशनल मतलब कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषा का मान्यता प्राप्त है। ओके, है तो हालांकि बहुत तो भाषा है भारत में। डेक्कन ओडेसी नाम की जो रेलगाड़ी है कहाँ चलती है? क्या गजब का सवाल है। राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। तो डेक्कन ओडेसी जो गाड़ी है ना, महाराष्ट्र में चलती है। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र पढ़े ना, पूर्वी रेलवे क्षेत्र, दक्षिण रेलवे क्षेत्र, पश्चिमी रेलवे क्षेत्र, उत्तरी रेलवे क्षेत्र। तो उत्तरी रेलवे क्षेत्र जो है सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है भारत का। कौन सा? उत्तरी रेलवे, यानी कि नॉर्थर्न रेलवे। ओके, नॉर्थर्न रेलवे जोन सबसे बड़ा है जी। आगे है, कौन उपभोक्ता उद्योग है? बताइए, उपभोक्ता उद्योग कौन, यानी कि कंज्यूमर इंडस्ट्री कौन है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग जो है कंज्यूमर इंडस्ट्री है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। बोकारो इस्पात संयंत्र केंद्र जो है किस देश के सहयोग से बना है? जर्मनी की सहायता से बना है, या ब्रिटेन की सहायता से बना, या रूस? तो बोकारो हो गया, भिलाई हो गया है, और बिहार का बरौनी, ये तीनों जो है सोवियत संघ रूस की मदद से बना है। ठीक, कौन कौन? भिलाई, ठीक है ना, जो कि भिलाई जान रहे, एक बोकारो है,
और एक जो है बिहार में बरौनी है। ओके, तो ये तीनों जो है रूस के मदद से बना है। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते जी, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन कौन सा राज्य है? सबसे ज्यादा जो लोहा उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन होता है भारत के किस राज्य में होता है जी? तो भारत का वो जो राज्य है कर्नाटक है ना जी। कौन सा राज्य है? कर्नाटक में जो है सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन होता है। तो आगे सवाल देखते हैं। सवाल बोलता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? 1968 में कन्वेंशन हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके लिए कंजर्व किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? आपको पता है सबसे पहला ही लेसन का इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था जी? ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया, जिसके राजधानी क्या है? वियना है ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार का मतलब हुआ मेन आर्किटेक्ट, सबसे ज्यादा मेन कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। इसका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मतलब गजब का है ना, जब इटली का एकीकरण में बिस्मार्क का कोई भूमिका नहीं रहा, लेकिन जर्मनी के एकीकरण में उन्होंने बहुत ही मतलब प्रमुख जो है वास्तुकार रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागर की तली में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? महासागर में जो कंपन होता है उसको क्या कहते हैं? बोलिए। महासागर में जो कंपन उसको सुनामी कहते हैं ना जी। क्या बोलते हैं? सुनामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आर्थिक संकट का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आपको याद रखना है कि आर्थिक क्षेत्र में तीन प्रकार पाया था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो तीसरा क्षेत्र कौन है? सेवा क्षेत्र जो है वो तीसरा क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है ना। और शिक्षा क्षेत्र ये भी सेवा ही आ जाता है, शिक्षा तो सेवा ही आता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी जो हो जाएगा वो तीसरा क्षेत्र है। और दूसरा जो था औद्योगिक वगैरह, औद्योगिक उद्योग, जो कोयला उद्योग, खदान हो गया, ये सब क्या हो गया? दूसरा क्षेत्र हो गया। तो ऑप्शन हमारा सी डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह, देखिए सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग कहाँ होता है जी? तो संसाधनों की खोजने के लिए, संसाधनों को फाइंड करने के लिए, संसाधन को खोजने के लिए जो है रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किया जाता है। समझ रहा ना, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का जो है उपयोग किया जाता है। किसको? हाँ, ये देखिए डिस्कवरिंग रिसोर्स को डिस्कवर करने के लिए। आगे सवाल आपके सामने है, मानव जनित आपदा कौन है? मानव जनित आपदा मतलब जो मानव के द्वारा होता है। तो देखिए आतंकवाद मानव ही होता है ना। अच्छा, बाढ़, भूकंप और सुनामी, ये तीनों क्या है? ये तीनों जो है प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा। ठीक है ना। चलिए आगे सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ये सवाल मैंने तो इसका आंसर पहले बता चुका था, हालांकि आपको याद भी है। भारत में योजना आयोग का जो गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को किया गया योजना आयोग का गठन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंस कैपिटल किसको बोलते हैं? मुंबई को बोलते हैं वित्तीय राजधानी, और बैंगलोर को बोलते हैं सिलिकॉन सिटी बोलते हैं ना। बैंगलोर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है जी, ये दोनों याद करेंगे। और मुंबई को जो है वित्तीय राजधानी। ओके, चलिए आगे सवाल यहाँ पे बोलते हैं, आर्थिक विकास संबंधित है। देखिए आर्थिक विकास किससे संबंधित है? परिणात्मक परिवर्तन से या गुणात्मक परिवर्तन से? तो आर्थिक अगर विकास करना है तो परिणात्मक परिवर्तन भी करना पड़ेगा और गुणात्मक भी लाना पड़ेगा उसमें। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट बताइए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना था? उपभोक्ता संरक्षण कानून यानी कि कंज्यूमर के जो कंज्यूमर को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए कानून बना था 1986 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, देखिए राइट आंसर हो जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था 1986 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर डिपेंड कौन नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर? तो देखिए चीनी उद्योग, चीनी कैसे आता है? चीनी गन्ना से आता है, तो गन्ना कहाँ होता है? खेती होता है। कागज कहाँ से आता है? कागज पेड़ पौधा से आता है, तो पेड़ पौधा खेती के अंतर्गत आता है। वस्त्र कहाँ आता है? वस्त्र भी तो पेड़ पौधे से बनता है। तो हमारे तीनों जो है कृषि पे है, लेकिन सीमेंट जो है इसका कोई काम नहीं, कृषि से कोई मतलब नहीं। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है लौह अयस्क, यहाँ पे लौह अयस्क कैसा होता है? लौह अयस्क नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन? लौह अयस्क जो है वो कौन सा संसाधन है जी? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है,
या नॉन रिन्यूएबल है। तो देखिए लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन होता है। ओके, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, चलिए आगे सवाल होता है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक जो गैस पाई जाती है किसके साथ? यूरेनियम के साथ, या कोयला के साथ, या खनिज तेल के साथ, या चूना पत्थर के साथ। देखिए प्राकृतिक जो गैस होता है ना, जो हम लोग एलपीजी वगैरह सीएनजी यूज करते हैं ना, वो खनिज तेल जो जमीन के अंदर से निकलता है, खनिज तेल होता है ना, उस जो पेट्रोल निकलता है, तो पेट्रोल के ही से मतलब खनिज जो तेल निकलता है उसी के साथ जो है नेचुरल गैस जो है पाया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? एशिया का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे पहला बोला जाए तारापुर परमाणु है ना केंद्र हो गया, जो कि मुंबई में पड़ता है, महाराष्ट्र में। और नरौरा तो आपको पता है, नरौरा परमाणु भी शक्ति केंद्र है, ये कहाँ? यूपी में है। और कलपक्कम कहाँ है? कलपक्कम जो है वो चेन्नई में है जी, ठीक है ना, तमिलनाडु में। अब तुम लोग को बताना कैगा कहाँ है, कैगा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? चलो इसको तुम लोग होमवर्क में कमेंट करो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन से इनमें से कौन जो है सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र, देखिए जेके सीमेंट उद्योग, ये क्या है? प्राइवेट है। टाटा लौह इस्पात उद्योग, ये भी क्या है? प्राइवेट है। बोकारो हो गया, भिलाई हो गया, है ना, बोकारो, भिलाई, बरौनी हो गया, ठीक है ना, बरौनी हो गया। इसके अलावा भेल कंपनी हो गया, है ना, भेल हो गया, शेल कंपनी हो गया, ये सब क्या है? ये सब जो है सार्वजनिक क्षेत्र है, ठीक है ना। चलिए देखिए सार्वजनिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर। और अगर प्राइवेट रहेगा तो प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बोकारो। फिलहाल यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? विशेष आर्थिक क्षेत्र आपको याद करना है, विशेष आर्थिक क्षेत्र कितना है आपका सवाल में। तो वर्तमान में विशेष आर्थिक क्षेत्र तो 8 है, लेकिन आपके ऑप्शन में 7 ही देता है, ठीक है ना, तो 7 पे टिक लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे फाल्टा जो है वो विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है जी? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। केरल में जो कोच्चि नाम का है, कोच्चि है ना जी, कोच्चि। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? सबसे ज़्यादा आबादी जो है पटना में है। पटना में सबसे ज़्यादा आबादी है, जनसंख्या घनत्व भी यानी कि डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और बिहार जो है सबसे कम जो है लिटरेसी में आता है, साक्षरता दर बिहार का सबसे कम माना जाता है पूरे राज्य में। और बिहार के सबसे ज़्यादा लिटरेसी वाला राज्य है तो वो कौन होता है? रोहतास माना जाता है, ठीक है ना। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है। आगे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत दिन बाद ये सवाल पढ़ने को मुझे मिल रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। 1950 में इसकी स्थापना होता है। देखिए WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO हो गया और ILO हो गया, ये तीनों का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। ओके डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? बताइए भारत में कैसा शासन प्रणाली है? भारत में क्या संघीय और अध्यक्षीय होता है, या एकात्मक है, या एकात्मक और संघीय, या संघीय और संसदीय? तो भारत में संघ भी है और संसद भी भारत में है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। आगे सवाल पढ़ते हैं। देखिए भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? चलिए बहुत अच्छा सवाल। भारत में सबसे पहला नगर निगम कहाँ बना? तो मद्रास में बना। कहाँ बना? मद्रास में भारत में सबसे पहला नगर निगम बना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी वाला बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना। मद्रास, चेन्नई। ओके, अभी मद्रास को चेन्नई बोला जाता, नाम बदल गया ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं जी। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितना? मतदाता मतलब वोटर अगर बनना है आपको तो कम से कम 18 साल होना पड़ेगा। लेकिन पहले ना 21 साल के बाद वोट दिया जाता था, 21 साल के बाद, ठीक है। 1961 से जो है इसको फिर रूल बदल दिया गया, फिर जो है 18 वर्ष कर गया। तो याद रखें अब जो है वर्तमान में 18 साल अगर आप हो जाते हैं तो वोट देने के लायक हो जाते हैं, अपना मुखिया अपना नेता चुनने के काबिल होते हैं। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया? बहुत ही गजब का और इंपॉर्टेंट सवाल है कि लोकतंत्र का प्राण कहना है तो राजनीतिक दल को बोलेंगे। जो नेशनल पार्टी है वो लोकतंत्र की जान। अगर नेशनल पार्टी नहीं होगा तो फिर हमारा रहनुमा कौन बनेगा, हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, है ना जी। तो राजनीतिक पार्टी होना जरूरी है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे कौन रबी फसल? देखिए रबी खरीफ बहुत पूछा जाता है। रबी फसल कौन है? तो गेहूं जो हो जाएगा रबी फसल हो जाएगा, और धान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? खरीफ फसल हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है?
पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय, देखिए पूर्व मध्य रेल दे देगा, पूर्व मध्य यानी कि पूरब में, अच्छा पूर्व रेलवे अगर बोलता है, पूर्व रेल बोलता है तो कोलकाता होता है, लेकिन पूर्व मध्य रेलवे बोलेगा तो हाजीपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाजीपुर। और खाली बोलेगा मध्य रेलवे का मुख्यालय तो मुंबई हो जाएगा। और दिल्ली उत्तर में पड़ता है तो उत्तरी रेलवे मुख्यालय तो दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको मुख्यालय का नाम किताब में दिया हुआ, याद करना, कोई भी कहीं से भी पूछा जा सकता है अगर मुख्यालय पूछेगा तो। लेकिन बिहार के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट बनता है हाजीपुर, चूंकि बिहार में, इसलिए बिहार का शोक किस नदी को कहा था? बिहार का शोक जो कहा था वो किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। ओके, चलिए आगे सवाल देखते हैं क्या बोलते हैं। कौन निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? यानी कि कोडरमा जो है, इनमें से कौन सा खनिज जो कोडरमा से संबंधित है? तो अभ्रक। कोडरमा में अभ्रक जो है ज्यादा पाया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। और भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक जो है वही झारखंड में ही पाया जाता है, सबसे ज्यादा झारखंड में पाया जाता है। दुनिया की बात की जाए तो भारत नंबर 1 पे आता है अभ्रक के मामले में। नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, देखिए नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो था उसका कौन कौन अंग है? निजीकरण था, वैश्वीकरण था और उदारीकरण। ये तीनों जो है नई आर्थिक नीति का अंग है, लेकिन राष्ट्रीयकरण जो है इसका अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखिए। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? करेंसी नोट जो होता है ना, करेंसी जो 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपये जो हम लोग यूज करते हैं वो आरबीआई जारी करता है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। और आरबीआई से अभी तक सवाल आया नहीं है तो मैं बताता हूं, आपको पता है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता था। ठीक हुआ था, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर जो है कहाँ है? मुंबई में। इस सवाल इंपोर्टेंट, इसको बैंकों का बैंक भी बोला जाता है। ठीक है ना, फादर ऑफ बैंक। ठीक है ना। किसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। कोलबर्न ने कहा, या नैप ने कहा, या सिलिंगमैन ने कहा, या हार्टले विदर्स ने कहा था? किसने कहा था? तो ये कहा था हार्टले विदर्स ने। ठीक है ना, याद रखिएगा इसका नाम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। ओके, हार्टले विदर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? यानी कि भारत में जो आर्थिक व्यवस्था है किस प्रकार की है? इकोनॉमिक जो है ना वो किस प्रकार की? तो आपको पता है मिक्स है ना, मिक्स इकोनॉमी। भारत में जो इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी, मिला हुआ है ना। यानी कि इसमें जो है पूंजीवादी और समाजवादी दोनों जो है मिला हुआ है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मिक्स्ड इकोनॉमी। किस प्रकार का इकोनॉमी सिस्टम है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या सबसे अधिक संलग्न है। देखिए क्या बोला गया, विकासशील देश है, जो विकासशील देश है, जैसे हमारा भारत देश क्या है? विकासशील है, विकास की ओर बढ़ रहा। विकासशील का मतलब वो विकास की ओर बढ़ रहा। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या किस पर डिपेंड है? कृषि पर, सेवा पर, औद्योगिक क्षेत्र पे। तो विकासशील देश में तीनों में है ना, तीनों पर जो है सब डिपेंड है, तीनों पे। ओके, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि खाली कृषि पे रहेंगे तो विकास नहीं हो पाएंगे, हर कुछ करना पड़ेगा तब नहीं विकास होगा। पूर्ण विकास के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी समझ रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी जी। कौन कौन है? फोर्ड्स भी है, सैमसंग भी है, कोको कोला भी है, इनमें से सभी है ना। आपका टाटा है, भारत का टाटा हो गया, और डाबर है, भारत का डाबर भी है, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है जी। आपका सैमसंग हो गया जी, नोकिया हो गया, जो भी मोबाइल कंपनी हो गया, ये सब क्या हो गया? ये हो गया मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। आगे कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग, छोटे पैमाने पर मतलब छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखिए चीनी उद्योग बहुत बड़े पैमाने पे होता है, ठीक है ना। कागज उद्योग भी बड़े पैमाने पे होता है, लेकिन खिलौना उद्योग जो ये छोटे पैमाने का उद्योग बनाता है, छोटे पैमाने। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना। चलिए बताइए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई, जो कि असम में पड़ता है ना जी, असम में पड़ता है। डिगबोई असम में पड़ता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं ना, बरौनी भी तेल वाला कारखाना है बिहार में, हाँ, और गुवाहाटी सब यहाँ पे तेल वाला ही है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? बताइए, आपदा अगर प्रबंधक होता है, आपदा प्रबंधक का प्रमुख घटक कौन है? देखिए क्या बोलता है, आपदा प्रबंधक का प्रमुख घटक कौन है? तो आपदा प्रबंधक का प्रमुख घटक स्थानीय प्रशासन भी है। मतलब आपदा प्रबंधक अगर कभी हो जाए तो उसको कंट्रोल कौन कौन कर सकता है? स्थानीय प्रशासन कंट्रोल करेगा, स्वयं सेवी संगठन होता है, और गांव मोहल्ले के लोग होते हैं, इनमें से सभी। तो सवाल कभी ऐसा भी बनता है कि आपदा प्रबंधन के कितने घटक है? तो भाई साहब गिन लो, 1 2 3, यही 3 घटक है। किताब में भी यही 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर पूछेगा ऐसे करके तो ऐसे आप आंसर दीजिएगा। 3 घटक है, तीनों घटक का नाम भी देख लीजिएगा। ओके, तो 3 कंपोनेंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकान में आग लग जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? इस स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, या दरवाजे खिड़कियों को बंद को क्या करेंगे?
हाँ बंद कर देंगे या बुझने का इंतजार करेंगे या हाथ पैर मोड़ के बैठे रहेंगे? क्या करेंगे जी, अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे, फटाफट जल्दी से फायर ब्रिगेड आएगा और जल्दी से फटाफट आग को बुझा देगा। आगे बढ़ते हैं। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न से किस आपदा में होता है? देखिए इंफ्रारेड कैमरा है ना, इंफ्रारेड कैमरा भी पढ़े ना, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को जो है किससे पता करते हैं? इंफ्रारेड कैमरा से। तो ये मलबे के नीचे कब दबता है? मलबे के नीचे मतलब ये हुआ मलबे के नीचे के दब जाएगा तो पता कब होगा? जब भूकंप आ जाएगा, घर वगैरह गिर गया। अक्सर ऐसे होता ना, आदमी कोई भी चीज़ दब जाता, कब दबता है? अक्सर जो है भूकंप आ गया, घर वगैरह गिर गया तो पता नहीं चला कि कब। तो ये मलबे के नीचे मतलब कुछ दब गया कुछ ही, तो पता करना है तो भूकंप वगैरह से, है ना। तो भूकंप के टाइम जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आगे किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? बहुत दिन के बाद ये सवाल देखने को मिल रहा भाई, बहुत दिन बाद मैं पढ़ रहा हूँ ये सवाल। मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, किसने कहा था सबसे बड़ा तोहफा है? ये मार्टिन लूथर बोला था। किसने बोला था? मार्टिन लूथर ने बोला था। चलिए, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है जी? पटना जो है बिहार का सबसे बड़ा नगर है। आगे सवाल पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राजगीर में, बोध गया में, वैशाली में? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे सवाल है 79, सवाल क्या बोलता है? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या बोलता है? ऑप्शन आपको देखना है, क्या बोलता है? भारत में, श्रीलंका में, या तो फिर बांग्लादेश में, या नेपाल में। एशिया का पहला फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग कहाँ किया गया था? फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जो किया गया था कहाँ? तो इसका तो आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसमें तो आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, क्योंकि तीनों देश अगर मिला रहे, बांग्लादेश चूंकि बांग्लादेश तो भारत से छट के बना है, नेपाल में उतना पावर है नहीं, श्रीलंका उतना पावर है नहीं, तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर। चूंकि अगर यहाँ पे कोई और देश रहता तो थोड़ा सोचना पड़ता, लेकिन अब ना एकदम इजी हो गया। चलिए, भारतीय डाक विभाग में क्या स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1834 में, या 1854 में, या 1890 में, या 1992 में? भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई थी 1854 में। तो इस तरह से हमारा 80 क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपने इन 20 को बिल्कुल सही 80 सवाल को बिल्कुल सही बनाया होगा आपने। तो मुझे उम्मीद है, तो अब आपकी तैयारी कैसे चल रही, कितना आप सही बना पाए, मुझे इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और मैंने जो सवाल पूछा है उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इस तरह से बने रहे चैनल पे और अपना प्यार बरसाते रहे, और मैं भी आपकी तरफ से मैं खुद मेहनत करता रहूं, ताकि आपके एग्जाम में एकदम 95% आने का चांसेस बन जाए। ओके, इस तरह से सभी वीडियो पे यहाँ पे क्लासेस चल रही है। आपका मैं टारगेट दिया था 5000 लाइक का, जल्दी से फटाफट जो लोग लाइक नहीं किए जल्दी से 5000 लाइक जो है कंप्लीट करेंगे, और आप लोग जुड़ने की कोशिश करें, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बाय।